गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू नई मैथ्स। आरआरबी ग्रुप डी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है, जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और फरवरी में शायद 23 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए। बहुत सारे वैकेंसीज हैं, लगभग 32,000 के जो वैकेंसीज हैं। फॉर्म फिलअप कीजिए और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका एक ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उसके वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखा जाए कि कैसे ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे आसानी से, कम टाइम लेकर। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोग नई मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप लोग बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए ताकि आप लोग को भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। देखते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 1 year ago रेशियो ऑफ एजेस ऑफ साकेत एंड तिलक वाज 5:6। एक साल पहले जो है, एक साल पहले की बात की जा रही है कि साकेत और तिलक का जो उम्र था उसका रेशियो क्या था, 5:6 थे। एक साल पहले की बात की जा रही है। ठीक है, 4 years hence, अब 4 साल आगे, मैंने आज से ये एक साल पहले की बात है, ये आज की बात है। आज से ये एक साल पहले की बात है और आज से 4 साल आगे, मतलब डिफरेंस क्या हो गया, 5 साल का डिफरेंस हो गया। ये बात माइंड रखिए। 4 years hence रेशियो वुड बी 6:7। रेशियो क्या होगा, 6:7 होगा। ठीक है, तो बोला गया क्या कि प्रेजेंट एज ऑफ साकेत, साकेत का प्रेजेंट एज क्या है। ऑप्शंस हैं, आप लोग चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान एक ट्रिक है। एक चीज देखिए आप लोग, जो डिफरेंस है वो सेम है। 5 से ये एक बड़ा है और ये भी एक ही बड़ा है। ठीक है, तो रेशियो कितना बड़ा है, रेशियो में 1 का इजाफा हुआ है, लेकिन नॉर्मली साल में क्या इजाफा हो रहा है, ये 5 सालों का गैप है। इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट जो है वो 5 साल के बराबर है। क्या ये बात आप समझ पाए? देखिए, ये एक साल पहले का रेशियो है, ये 4 साल बाद का रेशियो है, तो दोनों में गैप कितना हो गया, ये एक साल पहले है, एक 4 साल बाद है, 5 साल का गैप हो गया। 5 साल का गैप का रेशियो है, लेकिन नॉर्मली गैप कितना दिख रहा है आप लोग को, एक का गैप दिख रहा है। तो जो एक का गैप दिख रहा है वही 5 के बराबर है। जब एक का वैल्यू 5 है तो आप लोग 5 का वैल्यू निकालिए। 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 × 5 होगा, माने 25 होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट एज पूछा है, ये तो एक साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 1 ऐड कीजिए, 26 ईयर्स। ये किसका एज हो गया, ऑप्शन अभी इज करेक्ट आंसर, साकेत का ये एज हो गया। इससे ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, जब रेशियो जो है, रेशियो का डिफरेंस सेम हो। इसको एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं, देखा जाए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं कि एक साल पहले जो एज का रेशियो था क्या था वो, तो 5x था और 6x था। एक्स भी मान के बनाते हैं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन है, सिर्फ टिक करना ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 5 साल बाद, ये 4 साल बाद का नहीं है, माने इससे 5 साल बाद का है। तो अगर 5 साल बाद का हम लोग एज निकालेंगे तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x + 5 हो जाएगा, और इसमें भी जोड़िए 6x + 5 हो जाएगा। 5 साल बाद रेशियो क्या हो जा रहा है, वो 6:7 हो जा रहा है। 5 साल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिया गया है ये रेशियो, वो एक साल पहले का है, ये 4 साल बाद का है। गैप 5 साल का हो रहा है, इसलिए 5 ऐड किए हैं। अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्रॉस कीजिए, 7×5 = 35x हो गया, ये 35 हो गया, 36x हो गया, ये 30 हो गया। एक्स को इधर लिए तो माइनस में एक्स होगा, ये जाएगा तो माइनस में 5 होगा, माइनस में कैंसिल, एक्स का वैल्यू क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब 5 को यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 × 5 25 हुआ। लेकिन आपसे पूछा है प्रेजेंट एज, ये तो एक साल पहले का एज है ना, इसमें एक साल बाद 1 ऐड करेंगे, 26 साल हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन भी एज पे बेस्ड है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोलता है। श्रीनिवास हैज जस्ट got married to a girl who is 4 years younger than him। कि श्रीनिवास जो है वो एक लड़की से शादी किया है जिसका उम्र जो है 4 साल छोटा है। वो लड़की का उम्र 4 साल छोटा है, किससे, श्रीनिवास से, मीन्स वो 4 साल छोटी है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या हुआ, देयर एवरेज एज विल बी 33 years। 5 साल बाद क्या होगा, उनका एवरेज जो एज होगा वो 33 years होगा। फाइंड द एज ऑफ द गर्ल, तो लड़की का अभी उम्र कितना है, फिलहाल लड़की का उम्र कितना है। इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, भाई नॉर्मली हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर लड़की का जो उम्र है, जो गर्ल है,
उसका उम्र हम लोग x मान लिया, तो श्री का उम्र कितना होगा, 4 साल वो छोटी थी, ये x+4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। 5 सालों बाद क्या होगा, 5 सालों बाद ये x+5 होगी और ये x+9 हो जाएगा। अब इन दोनों का ही एवरेज दिया है 33, तो नॉर्मली हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे, तो x क्या हो गया 2x, 9 5 14, 2 से डिवाइड कीजिए, वही एवरेज दिया है 33। बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, यहाँ 2 कॉमन जा रहा है, लीजिए x+7/2 इक्वल टू 33। 2 से 2 गया, x का वैल्यू निकल गया, कितना जाकर माइनस होगा 33 में से अगर 7 माइनस होगा तो 26। हम लोग का राइट आंसर सी है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग x मानेंगे। बहुत से लोग x से कतराते हैं, तो देखा जाए बिना x माने कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है ना, इसको ऑप्शन से करते हैं। लड़की का यहाँ पर उम्र दिया हुआ है, ठीक है, अगर लड़की का उम्र 35 है, मान लीजिए ये है, तो लड़का का उम्र 4 साल बड़ा होगा, 39 हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से ये 34 हो जाएगा, इसके हिसाब से 30 और इसके हिसाब से 35, 4 साल का डिफरेंस है। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, ये होगी 40 की, ये कितना होगा 44 की, तो दोनों को जोड़िए, 40 44 कितना हुआ 84। हालांकि 33 में 66 होना चाहिए थी, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, छोड़ दीजिए। ये हुई 5 साल बाद का है ना, 5 साल बाद, सॉरी सॉरी, हाँ 5 सही है। 5 साल बाद ये 35 हो जाएगा, 5 साल बाद ये 39, दोनों को जोड़िए, 9 5 14। ठीक है, ये हुआ 66 होगा, ये भी गलत। 9 5 14, 4 आ रहा है, ये नहीं दीजिए, 66 आना चाहिए, 4 आ रहा है, ये भी गलत। यहाँ पे इसको देखिए, ये अगर 5 साल बढ़ेगी तो 31 की होगी, ये 5 साल 35, 5 1 6, यही आंसर हो गया हम लोग का। जोड़ के भी देख लीजिए, 35 और 31 क्या होगा 66 होगा, 33 में 66 एवरेज दिया है 33, तो उनका सम क्या होगा 66 होगा। इससे भी हम लोग कर सकते हैं आराम से, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें भी। बस सवाल अगर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल जो है वो मेंस्ट्रुएशन से है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से कर पाइएगा, वरना ये भी मुश्किल हो जाता है। सवाल देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है जिसको हिंदी में घन कहते हैं, ठीक है, उस घन का क्यूब का वन सरफेस का, वन फेस का पेरीमीटर दिया है। आपको क्यूब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब एक 3D फिगर है जिसका लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई सब बराबर होते हैं। ठीक है, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, अब इसका वन फेस, हर फेस इसका एक स्क्वायर है। ये फेस सब यहाँ नक्शा में आप लोगों को लग रहा है कि छोटा बड़ा है, वो हम लोग उसको साइड लुक दे रहे हैं इसलिए, लेकिन ये सारा जो है कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है ना, एक फेस का, इस फेस का उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, समझते हैं, ये स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है। ये अगर ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है। 4a का वैल्यू दिया है 24, आप ए का वैल्यू निकालिए, कितना होगा 6 सेंटीमीटर, वन साइड कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वन साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब अगर निकालिएगा वो 216 होता है सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आंसर नंबर डी है। बहुत मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पर दो चीजें जाननी थी, ये हर फेस जो है उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है। अब वन साइड निकल गया जब, तो हम उसका क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। बहुत आसान था, इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, इसके लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको नॉलेज हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ये वन वेरिएबल इक्वेशंस होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखा जाए, इसमें तो स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा है, नहीं है, इसमें स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और बाकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर ही दिख रहा है, और जो भी पावर है सब होल नंबर है। ये पॉसिबल है, यही है एक्चुअली। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्यूब है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, पावर भी होल नंबर होना चाहिए, तो ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन में बी इज और करेक्ट ऑप्शन, इससे ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल भी एज से रिलेटेड है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है कि एजेस ऑफ टू पर्सन्स डिफर फ्रॉम 30 इयर्स, दो लोग हैं जिनका उम्र का फर्क जो है वो 30 साल का है। ठीक है, इफ 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले अगर देखा जाए तो द ओल्डर वन वाज 3 टाइम्स, जो बड़ा वाला है वो 3 गुना था किससे, छोटे वाले से। तो प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर वन, जो छोटा वाला है उसका अभी उम्र कितना है,
इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बना कर दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग ट्रेडिशनल वैसे करते हैं। यंगर को प्रेजेंट मान लेते हैं हम लोग, यंगर वन को एक्स मान लिए, तो ओल्डर वन कितना होगा, 30 का डिफरेंस है, तो 30 ज्यादा होगा इससे, बहुत मुश्किल बात नहीं है मानना। अब 5 साल पहले चलते हैं, तो 5 साल पहले जब जाएंगे तो ये x माइनस 5 होगा, ये क्या होगा, इसमें से 5 रही है तो ये x प्लस 25 हो जाएगा, कैसे 5 घट गए इसमें से घटेगा, ठीक है। उस वक्त क्या हो रहा था, 5 साल पहले जो बड़ा वाला है वो 3 गुना था, इसको इक्वेशन के शक्ल में ढालते हैं, x प्लस 25, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये 3 गुना था, तो इसको 3 गुना कीजिए आप लोग, तब जाके इक्वेशन बनेगा। उसके बाद यहाँ से आराम से x का वैल्यू निकलेगा जो कि आंसर है, बहुत टाइम से नहीं लगेगा, इस सेकंडों के अंदर हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं, ये 3x माइनस 15 हुआ, ये x प्लस 25 हुआ, ये काम करते हैं x पे लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये जाके 8 होगा तो 40 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हुआ, कट के कितना देगा, ये 20, ऑप्शन नंबर बी। बहुत मुश्किल था। अब चलते हैं, इस तरह ना करके ऑप्शन से भी किया जाए इसको तो कर सकते हैं, देखा जाए कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से स्प्लिट करके देखते हैं लोग क्या होता है। क्या होता है, ये जो है यंगर वन का एज है, ठीक है, तो 30 साल से बड़ा है तो इसमें 30 जोड़िए, कितना होगा, 30 50 55 हो गया बड़ा वाला, इसमें भी 30 जोड़िए, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया और ये 65 हो गया। अब क्या हो रहा है, इसमें 5 साल माइनस कीजिए, कहीं 5 साल पहले का हम हिसाब करेंगे, इसमें से 5 माइनस कीजिए, कितना हो गया 20, ये हो गया 50, क्या 20 का 3 गुना है, वो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें से 5 माइनस कीजिए, 15 हुआ, इसमें से 5 माइनस कीजिए 45, 15 का 3 गुना है 45, हो गया, बस आगे सोचने उतनी है, करनी उतनी है, आसानी से हो गया, टाइम लगा इसमें, ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं अगर सवाल समझ में आया तो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टाइम एंड स्पीड का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस अगर सवाल समझ गए तो आराम से बना पाएंगे। सवाल पहले समझते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ गौरव ड्यूरिंग अ टू वे जर्नी इज 15 किलोमीटर। टू वे जर्नी है, जितना जा रहा है उतना वापस भी आ रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो रहा है, 15 किलोमीटर दिया हुआ है, वेरी गुड। इफ ही वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एवरी आवर, इस बात को समझिए पहले आप लोग, यहाँ पर इनडायरेक्टली एक बात बोल दिया है कि इफ ही वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर की दूरी को वो 1 घंटे में तय करता है, वही तो स्पीड है ना। वाइल गोइंग, जाते वक्त वो क्या है, 20 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, स्पीड हो गया, जाते वक्त स्पीड क्या है, S1, स्पीड 1, जाते वक्त क्या है वो 20 किलोमीटर पर आवर, बस वो साफ साफ लिखा नहीं था, ठीक है। देन हिज स्पीड वाइल रिटर्निंग, आते वक्त उसका स्पीड क्या होगा, S2 आपसे पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर सवाल आप समझ पाए तो। देखिए इसमें एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला काम करेगा, वो फॉर्मूला कब काम करेगा, जब दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो वहां एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला क्या वो देखते हैं, फॉर्मूला है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला कैसे निकलता है, निकाला जा सकता है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा तो आराम से आप लोग कर पाइएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ये फॉर्मूला उसी वक्त काम करेगा जब डिस्टेंस जाते वक्त आते वक्त या जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है अलग अलग वो इक्वल डिस्टेंस होंगे, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। देखते हैं 2 इंटू स्पीड 1 कितना है, 20 किलोमीटर है, स्पीड 2 नहीं मालूम है, उसे तो निकालना है, मैंने वापस आते वक्त उस स्पीड क्या हुआ पूछा है। स्पीड 1 20 है प्लस स्पीड 2 क्या है नहीं मालूम है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड क्या है 15 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए 5 से कट रहा है, 5 चौका 20 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, कोस कीजिए आप लोग, क्या रहेगा 3 से कीजिए 60 हो गया, ये 3 इंटू स्पीड 2 1 से कीजिएगा 4 2 8 हुआ ना, 8 इंटू स्पीड 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर आएगा, आगे घटेगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ये सब 5 एक ही जैसा लग रहा है, 5 स्पीड 2 बराबर क्या होगा, ये जाएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा, माइनस कैंसिल कीजिए 5 से काटिए 12, स्पीड 2 कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो वापस आया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बहुत मुश्किल नहीं था, उम्मीद है समझ में आया होगा। बस इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एवरेज स्पीड का, ये कब एप्लीकेबल है, जब डिस्टेंस जो कवर्ड हुए हैं वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें डेसिमल है इसलिए यहाँ पर गलती का चांसेस है, तो देखिए ध्यान से कैसे इसको सोल्व करते हैं। क्या है 0.6 को रखते हैं 0.6 प्लस ये क्या है
सेकंड ब्रैकेट में 81, ये 0.9 है, 2 पॉइंट्स था, स्क्वायर रूट निकालना तो पॉइंट एक के बाद आ जाएगा। माइनस में 1 2 3 4 है ना, ये तो 12 दिख रहा है, 4 में तो 2 के बाद आएगा, 0.12 हो गया, प्लस 0.4 है, 0.4 इंटू में 5/10 तो 10/5 हो जाएगा, इतना तो बच्चे जानते होंगे। ठीक है, पॉइंट के लिए हम 10 नीचे लाए लेकिन वो उलट जाता है। अब क्या होगा, 5 गुना 10, इसको आगे करते हैं लोग, 0.6 हो गया, प्लस अब क्या होगा, रखते हैं इसको 0.9 माइनस, इसको रखते हैं अभी, ये हुआ 4 गुना 8, 4 गुना 8 मतलब ये 80 हो गया, तो 80 में आप 12 जोड़िएगा तो 0.92 हुआ। ये बात समझ में आई, ये 4 गुना 8 हुआ ना, 0.8 हुआ था लेकिन उसको हम लोग 80 बोलेंगे, सिर्फ 8 हुआ, 8 नहीं है, 80 है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है तो वहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 कर लिए, दोनों को 8 कर लिए, 0.12 को 0.80 को 8 करेंगे क्या होगा, 2 0.92 होगा, यहाँ लिख दिए। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, 0.6 हुआ, 60 करते हैं इसको, सब में दो है, प्लस इसको 8 कीजिए, 90 है, तो 90 में अगर 92 माइनस होगा तो आपका बचेगा वो माइनस में बचेगा, क्या बचेगा, माइनस में 0.92 में से अगर आपको 0.90 बचेगा तो माइनस में 0.2 बचेगा, 0.2 माइनस में, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपको 60 में से 0.02 करना है, यहीं पर मिस्टेक होगा बच्चों से। ठीक है, तो 0.60 में से अगर 0.02 माइनस होगा, 10 में 2 गया 8, यहाँ 5 बचा, ये 0.58 आंसर होगा, 0.58 इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन में दिया गया 0.58 डी में है। ठीक है, डेसिमल का आप लोग ध्यान रखिए, गलती की गुंजाइश नहीं होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल जो है वो डायरेक्शन बेस्ड है, अगर हम लोग डायरेक्शन को समझ लिए और नक्शा बना लिए सही सही तो आराम से ये सोल्व भाई, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, आराम से इसको सोल्व कर पाएंगे। देखते हैं सवाल क्या होता है। Raman started from a point and walked a distance of 200 मीटर towards north। ठीक है, क्या हुआ कि रमन एक पॉइंट से स्टार्ट किया और नॉर्थ की तरफ बढ़ा 200 मीटर, समझते हैं नॉर्थ तो ऊपर रहता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और 200 मीटर गया कहा, नॉर्थ की तरफ, ये 200 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देन ही टर्न लेफ्ट, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में मुड़ा, ये स्ट्रेट होगा, 200 गया लेफ्ट में मुड़ गया, मुड़ के क्या हुआ, 300 मीटर जा रहा है, ये 300 मीटर चला गया। ठीक है, मुड़ के अब वहां से क्या हुआ, टर्न राइट, अब यहाँ पर इसका मुंह इधर है। ठीक है, अगर मुंह इधर है तो राइट क्या होगा, राइट इधर होगा, अब राइट मुड़ रहा है, मुड़ को 400 जा रहा है, शायद नहीं 400 मीटर गया, ये 400 मीटर चला गया, अच्छी बात है। अब वहां पे जाकर फिर क्या हुआ, एंड देन टर्न राइट अगेन, फिर राइट मुड़ रहा है, अब इधर जब है राइट इसका ये वाला है, तो राइट मुड़ के कितना जा रहा है वो 300 मीटर, जैसे 300 मीटर गया, इसका पैदल आ गया ना यहाँ पर, ये 300 मीटर गया है। अब पूछ रहा है आपसे, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूरी पे है। अगर आप लोग नक्शा इसमें सही बनाए, डायरेक्शन समझ के, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ समझ के, ये आराम से बनेगा। देखिए एकदम सेम लाइन में वो आ गया है कि नहीं, ये दूरी 400 है तो ये दूरी भी 400 ही होगा, ये 400 होगा, 400 ये 200 कितना हो गया, 600, 600 ऑप्शन में भी है, यही करेक्ट आंसर है। बहुत टाइम लगा इसमें, अगर हम लोग सवाल समझ पाएंगे तो नक्शा बना पाएंगे, नक्शा बन गया सही सही तो आराम से आंसर हम लोग कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज का ये क्वेश्चन है, देखते हैं सवाल क्या कहता है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इज 41, 11 नंबर्स हैं जो सजाए गए हैं ऑर्डर में, उनका एवरेज 41 है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, इनमें से जो पहले 5 नंबर्स हैं उनका एवरेज अगर देखा जाए तो 18 आ रहा है, एंड एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर, और आखिर से अगर 5 नंबर को हम लोग काउंट करते हैं उनका एवरेज क्या आ रहा है, वो 64 आ रहा है, तो बीच में छठा नंबर बच जा रहा है। वो छठा नंबर कौन सा आपको निकालना है, बहुत आसान है, एवरेज दिया गया है, आपको टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल दिया गया है, एवरेज निकालना पड़ेगा, बस यही कॉन्सेप्ट काम करता है। हम लोग देखते हैं पूरा 11 नंबर का टोटल क्या होगा, तो टोटल सम निकालते हैं, क्या होगा, 11 नंबर्स हैं, 41 उसका एवरेज है, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 45, 451 हुआ। अब क्या हो रहा है, ये सारे नंबर्स का सम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज ऑफ 5, फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 जो नंबर है उनका सम निकालते हैं, तो 5 इंटू 18 एवरेज है, तो वो 90 हो गया, और लास्ट जो 5 है उनका सम निकालते हैं, तो 5 इंटू उनका एवरेज कितना है, 64 है, तो 5 का 20 हो गया, 5 के 30, 2 32, 320 हो गया। सम कीजिए, 0 हो गया, 9 2 11 हो गया, 3 410 हुआ, टोटल 451 था, उसमें से 410 ये है, 451 में से 410 माइनस कीजिए, 5 5 10 हो गया, बीच में जो छठा नंबर हो माइनस करने से निकल जाएगा।
एक हो गया, 5 में गया 4, 41 ऑप्शन में यही आंसर हो गया। बहुत मुश्किल नहीं था। देखते हैं ना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। आप लोग ध्यान दीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखा जाए अगर वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोल क्या रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 430। दो नंबर्स हैं, दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों नंबर नहीं दिए गए हैं, 430 दिया गया है, रेशियो भी नहीं दिया गया है। एंड देयर एचसीएफ इज 43 और उनका एचसीएफ दिया गया है 43। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर में वो कॉमन चीज है। तो इस केस में क्या है, विच इज द करेक्ट पेयर, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट होगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब अगर सिर्फ एचसीएफ दिया गया है तो हम लोग मान लेंगे फर्स्ट नंबर जो है उसको आप लोग मानिए 43A, और सेकेंड नंबर जो है उसको हम लोग क्या मानेंगे 43B। ये 43A और 43B क्यों माना गया है कि दोनों जो नंबर है वो अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन था 43, तभी तो 43 एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, दोनों का सम करने से 430 आ रहा है। देखा जाए 43A को 43B में ऐड करने से 430 बोला है, आ जा रहा है। 43 कॉमन लेंगे हम लोग, A प्लस B कितना हो गया 430, 43 से जाएगा 10 मतलब में। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों ए और बी का सम जो है वो 10 है। अब यहाँ पर पेयर बनेंगे। अब ये 10 को ऐसे हिस्सों में ब्रेक करना है, दो हिस्सों में जिसको जोड़ के 10 आए, लेकिन दो जो नंबर हम लोग को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें 10 के लिए हम लोग 9 और 1 को भी रख सकते हैं, 8 और 2 को नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, 7 और 3 को रख सकते हैं, ये को प्राइम्स है। उसके बाद क्या बचा, 6 और 4 को रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, को प्राइम नहीं है, इनका एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पेयर मिलेगा नहीं। आप लोग देख लीजिए, कोई पेयर नहीं, सिर्फ दो ही पेयर ऐसे हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स का सिर्फ दो ही पेयर हो सकते हैं। अब इससे कौन वेरी है देखा जाए, इसमें ए और ये बी का वैल्यू हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 43 से, तो 43 1 43, ये तो होगा नहीं क्योंकि 43 कहीं है नहीं इसमें। इसमें देखते हैं 43 को 3 से कीजिए, तो 3 3 के 9, 3 को 12, 129। 129 कहाँ है, 129 यहाँ पे है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही वैलिड पेयर है। पूरा कंप्लीट भी करते हैं, आंसर हम लोग को मिल गया, लेकिन कंप्लीट करते हैं। इसमें 43 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 43 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 21, 7 28, 28 2 30, 301, 301। इसमें कीजिए 3 3 के 9, 4 3 12, 129। यही वो पेयर है जो वैलिड पेयर है, जिसका एचसीएफ 43 होगा और उनका सम, सबों का सम 430 आ रहा है। ठीक है, तो सम से हम लोग कर नहीं पाएंगे। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखा जाए क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है वो इक्वल है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एलेबोरेट करता हूँ। रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर आते हैं एक्स का वैल्यूज, उनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, और दो हासिल होते हैं। उसी में एक चीज था नेचर ऑफ रूट्स के जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट होता है उसका वैल्यू के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। इसको अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर इक्वल बोल दिया गया है, रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल का कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो आप लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला किए होंगे, उसमें जो रूट के अंदर आता था दैट पार्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। वो पार्ट डिसाइड करता है कि आने वाला जो रूट है, जो आने वाला आंसर है, उसका नेचर क्या होगा। या तो वो नेचर जो है तीन तरह का हो सकते हैं, रियल नंबर्स होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, रियल नंबर होंगे और अनइक्वल भी होंगे, और तीसरा क्या था कि नो रियल रूट्स। ठीक है, कब क्या होता है उसका भी डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि इक्वल है, तो इक्वल मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा, तभी जाके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, अब इसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करके इस ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। बी का वैल्यू है यहाँ 1 है, इसको ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको सी बोलते हैं। बी लिखा हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इस पार्ट को जो फॉर्मूला में मेंशन किया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू ए ही है। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू बी है, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4ab का वैल्यू क्या हो गया, ये 1 जाएगा तो माइनस में 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमको ए बी का वैल्यू एक ऑप्शन में दिख रहा है 1/4, क्या निकल गया, ए बी का वैल्यू 1/4। यही हम लोग का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है तो एक वीडियो में अपलोड करूंगा डेडिकेटेड, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है,
देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ज्योमेट्री से एक बहुत ही मामूली सवाल है। इसमें बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं जो सिर्फ मिस गाइड करने के लिए है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रेंगल है और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, बोला गया है क्या कि एंगल ए जो है 40 है। ये एंगल ए कितना है, 40 डिग्री है। वेरी गुड। एंगल बी कितना है, 70 है। और सी के बारे में नहीं मालूम, हम निकाल भी सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है, एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर ए जो है ये इंटीरियर है, इसको प्रोड्यूस कीजिए। क्या हो गया, ये एक्सटीरियर, इसका वैल्यू पूछा है। अब इसका वैल्यू जब पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सीधा लाइन बन रहा है, 180 डिग्री का जाविया बनता है। यहाँ पे एक ऐसा है, ये अगर 40 रहती कितना होगा, 140 ही होगा, तब जाके 180 होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम लोग का आंसर क्या होगा, एक्सटीरियर ए क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ए जो होगा वो कितना होगा, 180 में से 40 माइनस कीजिए, 140 डिग्री। यही करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था, ऑप्शन में ए था। ठीक है, देखते हैं लोग, इसमें और कुछ है नहीं जिसको डिस्कस किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ट्रिगोनोमेट्री से बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखा जाए, बोल रहा है क्या, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। साइन थीटा को आप लोग को कोस थीटा का शक्ल में ढालना है। देखते हैं कैसे किया जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू, उससे पहले एक फॉर्मूला जाना जरूरी है आपको। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सभी बच्चे जानते होंगे, बेसिक फॉर्मूला है। स्क्वायर रिलेशन में तीसरा फॉर्मूला ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला से डेराइव हो रहा है। और सिर्फ कोसेक थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस जो कोट स्क्वायर थीटा है उसका रूट लिख सकते हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। हम लोग साइन को पहले कोसेक में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, कोई इशू। अब कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर वाला 1 रहेगा, नीचे रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो आप लोग डिराइव नहीं कर पाइएगा। इसलिए फॉर्मूला पर फोकस कीजिए लोग। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आरआरबी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जहां पर टाइम बहुत सेव होगा। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोध मास रूल जो है वो अप्लाई होगा। अगर रूल जानते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। देखते हैं कि 27 को 3 से डिवाइड किया गया है, 3 9 27 लिख दीजिए, माइनस दीजिए, 27 को पहले जरब कीजिए, 0 हो गया, प्लस में 1 9 1 10 आंसर आ गया। इससे वैसे क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब आप चले गए क्या, 27 को रखिएगा, 3 में से माइनस 27 घटाइएगा, उसे 1 8 कीजिएगा, तो ये नहीं बनेगा। बोधमास रूल क्या है, BODMAS, बोधमास रूल क्या है कि पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, उसके बाद अगर ऑफ है तो ऑफ का काम कीजिए, तब डिवीजन का काम कीजिए, तब मल्टीप्लीकेशन का काम कीजिए, तब एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए हैं लोग, डिवीजन का काम किए हैं लोग, फिर मल्टीप्लीकेशन किए हैं लोग, लास्ट में जोड़ घटाव किए हैं लोग। आंसर हम लोग का 10 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। देखते हैं सवाल क्या बोलता है कि P एंड Q अलोन कैन डू अ वर्क इन 9 डेज एंड 12 डेज। P जो है वो एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 9 दिनों में, और Q उस काम को करेगा तो 12 दिन लेता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट, कितने दिनों में ये काम मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ये ऑल्टरनेट डेज जो है ये देखे थोड़ा सा मुश्किल कर दिया सवाल को, ये तो बहुत आसान सवाल था। करते हैं लोग, स्टार्टिंग विथ क्यू, और काम की शुरुआत जो है वो क्यू कर रहा है। हम सिंपली देखते हैं 9 और 12 का एडिशन क्या होता है, 36, 36 काम मान लिए, टोटल काम कितना है 36 है। इफिशियंसी निकालते हैं, 9 चौका 36, एक दिन में ये 4 काम करेगा, 12 3 36, ये 3 काम करेगा। ठीक है, ओके, 4 3 7, 7 काम हो रहा है, लेकिन 2 दिनों में हो रहा है। क्यू कर रहा है 3, पहले दिन क्यू 3 काम किया, और दूसरे दिन पी आ रहा है वो 4 काम करेगा। 2 दिनों में कितना काम हो गया, 7 काम हो रहा है। इस तरह 36 काम होने में 7 पचे 35, 5 का ये 5 से लगभग पहुंच रहे हैं, तो 5 दिन लगेंगे अगर एक साथ काम करे तो, लेकिन अलग अलग काम करे तो 10 दिन, मीन्स 10 दिन में कितना काम हो गया, ध्यान दीजिए, 35 काम हो गया, 7 पचे 35। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, 10 दिन क्यों है, 7 पचे 35 हो रहा है ना, लेकिन 5 दिन नहीं लग रहा है, ऑल्टरनेट डे काम हो रहा है। ठीक है, इसलिए 10 दिन लग रहा है। 10 दिन में 35 काम हो गया, काम कितना बचा है, काम अब एक बचा है, 36 था 35 हो गया। इस काम को करेगा कौन, स्टार्ट हुआ क्यू, ठीक है, क्यू किया,
10 दिन में 5वां दिन हुआ, तो क्यू किया, क्यू का ही बारी है, इस काम को, बचे हुए काम को क्यू करेगा। तो क्यू तो 3 काम कर रहा था ना, अब बचा हुआ काम 1 है, तो उसको 3 से डिवाइड कीजिए, हम लोग का आंसर मिल गया 10 दिन प्लस ये एक्स्ट्रा दिन लगेगा, 10 सही 1/3 दिन लगेंगे उस काम को मुकम्मल करने में, ऑप्शन में है। समझ में आई बात? एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है, ऑल्टरनेट डे का मतलब क्या हुआ, ये तो नॉर्मली समझ में आ गया होगा, एक ही से निकल गया, 4 3 7 काम करेंगे लोग, ये लोग नॉर्मली एक दिन में करते हैं, लेकिन ये काम कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में इतना काम हो रहा है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 36 तो 7 का मल्टीपल है नहीं, 7 5 35, 5 दिन लगता है, लेकिन 2 दिन में इतना काम हो रहा है, तो वो 10 दिन में उतना काम होगा, कितना 35 काम हो गया, 10 दिन में 10 दिन लग गया, 35 काम हो गया, अब काम बचा है एक, तो उस बचे हुए काम को करेगा कौन, तो 10 दिन मुकम्मल हुआ ना, अल्टरनेट डे करके पी किया, क्यू किया, पी किया, क्यू किया, पी किया, उसके बाद अब बारी होगी किसकी, क्यू की बारी होगी। ठीक है, क्यू जो है इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो सही एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड किए, इतना दिन लगेगा, तो 10 दिन तो पहले ही लग चुके हैं, प्लस ये यानी कि 10 सही 1/3 दिन लगेगा उस काम को मुकम्मल करने में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मुश्किल सवाल नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए आप लोग। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अलजेब्रा से एक बेहतरीन सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया है 11, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू दिया है 42, आपसे पूछा है इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो इसको आराम से कर पाइएगा, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग आराम से वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 11 पुट करेंगे, 11 स्क्वायर हुआ माइनस 2 इंटू यहाँ पर 42 पुट करेंगे, ये 121 हुआ, 42 गुना 84 हो गया, माइनस कीजिए, 11 में से 4 जगह 7, 4 11 7, 7 एक ही ऑप्शन में 7 है, यूनिट, ये आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, क्या करेंगे देखा जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स 3 हैं और इक्वेशन आपको 2 ही दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लीजिए, वेरिएबल्स को कुछ भी मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जेड को मान लेते हैं 0, कुछ भी मान लीजिए आंसर आएगा। तो कुछ जब कुछ भी मान लीजिए तो 0 क्यों नहीं मानेंगे, जब हम लोग के पास फ्रीडम है कुछ भी मानने का, तो 0 मानेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखते हैं, जब 0 कर लिए तो ये x तो बचा, x प्लस वाई बचा, ये 0 हो गया, छोड़ दिए उसको, 11 हुआ। इसको देखिए x y बचा, यहाँ पर अगर 0 है तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ 0 तो ये भी खत्म हो गया, सिर्फ x y बचा है, x y का वैल्यू क्या हो गया 42। जब z का वैल्यू 0 है तो ये भी खत्म हो गया, आपसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सवाल आसान हो गया, आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा आसान हो गया। करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या है 11 है, सेम चीज आ रहा है, 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 42 आ रहा है, ये 121 हुआ, ये 84 हुआ, माइनस कीजिए, आपका 37 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बहुत मुश्किल नहीं है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरह के अलजेब्रिक क्वेश्चंस में। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इफ 6 18 39 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, ये चारों नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि रेशियोज इक्वल होता है। क्या करेंगे हम लोग, 6/18, इसको नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन उतना लिखना नहीं है आप लोग को। 6:18, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, 39:x। देखिए इतना वेस्ट नहीं करना टाइम, हम लोग क्या डायरेक्ट इसको बड़ा में लेंगे, 6/18 इक्वल टू 39/x, 6 से काटिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3×9 = 27 का 7, 7 एक ही में है, ये आंसर हो गया। पूरा जरब करने की जरूरत नहीं है, गुना करने की पूरा जरूरत नहीं है, अगर यूनिट डिजिट जो है अलग अलग है तो पूरा जरब करने की जरूरत नहीं है। हो गया, जब देख लीजिए, 3×9 = 27, हाथ में 2, 3×2 11, 117 हुआ ना। तो यूनिट डिजिट्स अगर अलग अलग हैं तो आप लोग को पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाइए, यहाँ टाइम बचेगा तो अगले सवालों में काम आएगा। तो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ज्योमेट्री से एक आसान सवाल देखते हैं लोग क्या बोल रहा है। पैरेललोग्राम से रिलेटेड है कि ए बी, फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी नाम लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए सी या बी डी जो है एक दूसरे को, ए सी बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं लोग, ए सी एंड बी डी कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
ओ ए है x+3, ओ ए ये कितना है x+3 दे दीजिए वैल्यू। ओ बी y+2, ओ बी y+2 ये y+2 है। ओ सी 2x+y, ओ सी ये 2x+y है एंड ओ डी 3y है, ओ डी 3y है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ एक प्रॉपर्टी काम करता है क्या कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये पार्ट जो है वो इसके बराबर है, मतलब 3y जो है वो बराबर हो गया y+2 का। ये पार्ट इसके बराबर है, उसको बाद में करते हैं। यहाँ सीधा लाइए तो ये 2y हुआ, जो हो गया 2 कट गया, y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। चलिए ठीक है, अब ये पार्ट भी इसके बराबर होगा तो 2x+y जो है वो x+3 के बराबर होगा। बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये 2x+y का वैल्यू 1 हो गया, x+3 हो गया। x को इधर लीजिए तो आगे घट जाएगा तो x बचेगा, या घटेगा तो 2 बचेगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बस इतना ही था, इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी सवाल इस सीरीज का, इस वीडियो का। और भी सवाल मैं बनाऊंगा लेकिन इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है, देखते हैं। ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का, देखते हैं। बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज क्लोजेस्ट अप्रोक्स, क्लोजेस्ट नजदीक वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का क्लोजेस्ट ऑप्शन, क्लोजेस्ट सिंप्लीफिकेशन आंसर क्या होने वाला है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत डिफरेंस है, गैप है। तो बेसिक कुछ इसमें नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, 25.19 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करेंगे। 25 या 75 लिख देते हैं इसको। क्लोजेस्ट जाना है, कर पाएंगे हम लोग। देखिए 4.41 है, क्यों है, अच्छा ये 0.9 था, शायद 0.9 था। इसको अगर 4.41 में से 0.9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 के आसपास ही होगा। 75 में 4 ऐड कीजिए, कितना हो गया 5×4 79 के आसपास में कौन है 78 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। इससे ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जो वीडियो था डेडिकेटेड था आरआरबी जो ग्रुप डी एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड, किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे तैयारी करना है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम अब लेवल जो है, लेवल ऑफ क्वेश्चन है कैसे हैं, तो उम्मीद है आप लोग को फायदा पहुंचेगा। प्लीज नई मैथ्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें वैरायटी ऑफ चैप्टर्स को मैं कवर करूंगा। जो एकेडमिक्स होते हैं वो भी, कंपटीशन में जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसको भी मैं कवर करूंगा। अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए कम वीडियो है। डेली बेसिस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उनको मैं लेके डिस्कस करूंगा। तो प्लीज मेरे साथ रहिए, बने रहिए। अगर मुझसे कोई इशू है, कोई बात पूछनी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट मुझको डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। कोई भी इश्यू हो, कहीं कुछ परेशानी है, आप लोग उससे डिस्कस कीजिए, मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड नाइट।